Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, टीचिंग मेथड का टेस्ट नंबर 13 लेकर आया हूं आपके लिए। और साथियों, टीचिंग मेथड और शिक्षा शास्त्र का बहुत ही शानदार टेस्ट ये है और मैंने इसमें 20 प्रश्न डाले हैं। ये जो 20 प्रश्न हैं, ये चाहे आपका कोई सा भी लेवल हो, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो मित्रों, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में लाइक कर दीजिए, अभी मत करना लाइक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मित्रों, पहला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? शिक्षक को साधन संपन्न, तो विकल्प है आपके पास, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो मित्रों, 4 विकल्प में से आपका यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा आपके अनुसार? मित्रों, इसका राइट आंसर आता है विकल्प नंबर 3, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। साधन संपन्न का मतलब है उसका जो ज्ञान है वो पूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा ज्ञान से ही पढ़ाने लग गए। मित्रों, यहाँ पर यूँ नहीं है कि साधन संपन्न का मतलब धन संपदा होती है, बिल्कुल गलत है। उच्च अधिकारियों से संपर्क गलत है, प्रसिद्धि गलत है। साधन संपन्न, देखो, साधन संपन्न का सीधा सा मतलब है कि जो अध्यापक है छात्रों की समस्याओं को आसानी से हल करे, ऐसा ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वो साधन संपन्न है। इसलिए इसका 3 विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे साथियों। सेकंड प्रश्न आता है, प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन विषय के अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों में जो पर्यावरण अध्ययन का जो अध्यापक होता है उसका मुख्य कार्य आपको देखना है। तो विकल्प है आपके सामने, संबंधित परियोजनाएं तैयार करना, कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना, उपकरणों की देखरेख करना या गृह कार्य करना। तो मित्रों, इन 4 विकल्पों में से आप किस विकल्प को चुनोगे? आपके अनुसार बताइए इसका राइट आंसर। मित्रों, इसका जो एकदम करेक्ट आंसर आता है वो है विकल्प नंबर 2 कि कक्षा अध्यापन करना व प्रयोगात्मक कार्य करना चाहिए। ये अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। परियोजना तैयार भी करता है वो, उपकरणों की देखरेख भी करता है, गृह कार्य भी देखता है, लेकिन यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है अध्यापन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और प्रयोगात्मक कार्य करना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक साथ 2 चीज़ें आ रही है। इसलिए इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? ओनली दूसरा ही विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे मित्रों। आपके पास तीसरा प्रश्न है, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण की अनुभूति कराना, भाषा को परिमार्जित करना, उच्चारण सुधार करना और वाचन की गति का विकास करना। तो साथियों, तीसरे जो प्रश्न है तीसरा, इसका सही विकल्प आपके अनुसार क्या रहेगा? आप इसका आंसर दीजिए। मित्रों, देख लिया होगा आपने प्रश्न को और आपने सोच भी लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? दूसरा विकल्प, भाषा को परिमार्जित करना। परिमार्जित का मतलब है विकसित करना, आगे की ओर ले जाना, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति व्याकरण का ज्ञान नहीं रखता है, उसके वाचन में, उसके उच्चारण में, उसके लेखन में कुछ न कुछ कमियां जरूर रहती है। तो मित्रों, व्याकरण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा को परिमार्जित करना। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखेंगे साथियों। चौथा प्रश्न है, ये रहा आपके सामने, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है पाठ को समझाने के लिए, पाठ का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए, या छात्रों के पूर्व ज्ञान से पाठ को जोड़ने के लिए। तो मित्रों, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ यार, प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और दोस्तों का और मित्रों का और साथियों का भी फायदा हो सके। तो राइट आंसर मित्रों इसका है, छात्रों के पूर्व ज्ञान से पाठ को जोड़ने के लिए प्रस्तावना कौशल का प्रयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है। अतः मित्रों, इसका चौथा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 4 में। क्लियर है सभी के? कोई डाउट?
चलिए नेक्स्ट पांचवा प्रश्न देखते हैं मित्रों। पांचवा प्रश्न है, शिक्षण में सर्वप्रथम बल देना चाहिए उच्चारण पर, भाव तत्व पर, पठन पर और खेल पर। तो मित्रों पांचवें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। साथियों इसका राइट आंसर है उच्चारण पर। देखिए खेल पर राइट आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि शिक्षण आप करा रहे हो तो सबसे पहले उसके जो उच्चारण करता है किसी भी चीज़ का, अब यहाँ पर मान लो कि ऑप्शन में श्रवण होता, क्या होता, श्रवण होता, तो फिर वो सही रहता, लेकिन यहाँ श्रवण नहीं है तो फिर उसके बाद में श्रवण के बाद में क्या होता है, वाचन। वाचन मतलब होता है उच्चारण या बोलना। अतः मित्रों इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखेंगे साथियों। छठा प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, भाव वाचन या मौन वाचन। तो मित्रों छठे प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि उच्च शिक्षा के लिए कौन सा वाचन लाभदायक है दिए गए विकल्पों में से। मित्रों आपने बिल्कुल सही सोचा है, इसका चौथा विकल्प सही है। मौन वाचन उच्च शिक्षा के लिए लाभदायक होता है क्योंकि देखिए मौन वाचन में क्या होता है, पढ़ने की गति तीव्र होती है और अर्थग्राह्यता में त्वरितता भी आती है। तो ये छोटे बच्चे तो मौन वाचन करेंगे नहीं, मौन वाचन से छोटे बच्चे थोड़ी सीख सकते, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मौन वाचन लाभदायक होता है और बड़े बच्चे मतलब उच्च शिक्षा। मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है साथियों, गणित को रुचिकर, उपयोगी व व्यवहारिक बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, आगमन विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, विश्लेषण विधि का। तो मित्रों गणित शिक्षण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइए। मित्रों इसका राइट आंसर है आगमन विधि। देखिए आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में क्या किया जाता है कि पहले बालकों को उदाहरण बताए जाते हैं, मतलब बालक के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर बालक के द्वारा उन उदाहरणों के माध्यम से नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो मित्रों अतः इसका प्रथम विकल्प सही रहेगा आगमन विधि। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 8वां प्रश्न है, सूत्र स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 में आपको सही आंसर बताना है कि 8 में सही आंसर क्या रहेगा। मित्रों इसका राइट आंसर इसका भी रहेगा आगमन विधि। आगमन विधि क्यों रहेगा, क्योंकि सूत्र स्थापना के लिए, ठीक है, सूत्र स्थापना का मतलब है कि भाई आपको सूत्र बनाना है नया और उदाहरणों के माध्यम से आप सूत्र बनाओगे तो बालकों को वो सूत्र बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। निगमन में तो क्या होता है, डायरेक्टली कोई सूत्र बता दिया जाता है फिर उससे सवाल कर लेते हैं, तो सूत्र इसकी स्थापना कहाँ हो रही है, वहाँ तो सूत्र बता रहे, इसलिए इसका दूसरा विकल्प गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। मित्रों ओनली इसका प्रथम विकल्प ही सही रहेगा। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ाना और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर बताइए कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है। आशा है आपको इसका उत्तर सभी को मालूम होगा, तो सही आंसर बता दीजिए आपके अनुसार। साथियों इसका चौथा विकल्प सही है उपयुक्त सभी। देखिए मूल्यांकन के पाठ्यक्रम में संशोधन करना ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है और छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ाना ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। अतः मित्रों इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है, कौन सी विधि में समस्यात्मक व आपराधिक प्रवृत्ति के बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, आपराधिक विधि, इतिहासगाथा विधि। तो मित्रों ये विधियां तो मैं साइकोलॉजी में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मूल्यांकन की विधियां भी है, ये व्यक्तित्व मापन की विधियां भी है, ये फिर मनोविज्ञान की विधियां भी है। तो इन विधियों की क्लासों को जरूर देखना, मैं एंड स्क्रीन में वीडियो लगा दूंगा बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप एक बार क्लास ले लेते हो और अच्छी तरह से समझ जाते हो, याद कर लेते हो, तो मेरी गारंटी इनमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मित्रों इसका राइट आंसर जो आता है वो है इतिहासगाथा विधि। देखिए जो इतिहासगाथा या जो केस स्टडी विधि होती है, इसमें जो कक्षा में समस्यात्मक बालक होता है या जो अपराध करने वाला बालक होता है
उनका अध्ययन किया जाता है। इसको केस स्टडी या जीवन वृत्त या इतिहासगाथा विधि कहते हैं। इसके जनक कौन है? टाइडमैन। अच्छी तरह से इस विधि का जो वीडियो है मैंने आज ही अपलोड किया है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, ये प्रश्नावली विधि है, ये भी मैंने आज ही पढ़ाई है, 5 विधियाँ पढ़ाई है आज उस वीडियो में, तो एंड स्क्रीन में लगा रहा हूँ, उसको हो सके तो देख लेना, बहुत काम की चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 11वां प्रश्न है, यह विधि औपचारिक एवं परंपरागत कक्षा शिक्षण की सीमाओं को समाप्त करती है। कौन सी विधि करती है ऐसा? परियोजना विधि, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, समस्या समाधान विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों प्रश्न नंबर 11वां का जो उत्तर है यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही आंसर आता है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि जो होती है उसमें औपचारिक और परंपरागत कक्षा शिक्षण नहीं किया जाता है। सामाजिकृत अभिव्यक्ति में अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है और परंपरागत कक्षा शिक्षण मतलब कक्षा में बिठाकर बिल्कुल जो परंपरागत तरीके से पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ाते हैं। मित्रों परियोजना विधि में तो निश्चित फॉर्मेट होता है, समस्या समाधान विधि में भी निश्चित फॉर्मेट होता है, इसलिए ये दोनों विकल्प यहाँ सही नहीं है। मित्रों यहाँ कौन सा विकल्प सही है? ओनली सेकंड। नेक्स्ट 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। 12वां प्रश्न आता है, परियोजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसका समाधान प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए किया जाता है। ये शब्द किसके हैं? किलपेट्रिक ने ऐसा कहा है, स्टीवेंसन ने कहा है, पार्कर ने कहा है या बेलार्ड ने कहा है? तो साथियों प्रश्न नंबर 12 का आपको सही आंसर बताना है कि 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा। साथियों इसका जो राइट आंसर आता है वो है दूसरा विकल्प स्टीवेंसन। उपरोक्त जो कथन है परियोजना विधि के संबंध में वो कथन स्टीवेंसन के द्वारा कहा गया है। इस मित्रों इसका बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, तो आप इसको नोट कर सकते हो या फिर याद है तो बहुत अच्छी बात है। 12वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 13वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। 13वां प्रश्न है, देखिए आपके सामने ये रहा 13वां प्रश्न। किसी एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषय के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाए तो वह विषय के मध्य क्या कहलाता है? विषयक सहसंबंध, सामाजिक सहसंबंध, शिक्षण सहसंबंध या आर्थिक सहसंबंध? तो मित्रों इसका राइट आंसर बताना है आपको। ऐसा लग रहा है मेरे अनुसार कि यहाँ प्रथम विकल्प सही है, लेकिन ये गलत है साथियों। यहाँ पर प्रथम विकल्प सही न होकर यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा। शिक्षण सहसंबंध इसको कहा जाता है कि एक विषय को पढ़ाते समय उसके तथ्यों को दूसरे विषय के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? शिक्षण सहसंबंध, न कि विषयक सहसंबंध। मित्रों यहाँ ओनली तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। 14वां प्रश्न है, गद्य की कसौटी किसे कहा जाता है? नाटक को, कहानी को, निबंध को या उपयुक्त सभी को? तो साथियों गद्य की कसौटी किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 14 में आपको सही आंसर बताना है। मित्रों उसका राइट आंसर आता है गद्य की कसौटी निबंध को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निबंध को। याद रखना इस चीज को, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 में देखेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में, प्रश्न को समझिए अब, प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो साथियों प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है या फिर आपको हो सके ये प्रश्न कठिन लगता हो, और ये भी है कि ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो मित्रों इसका जो विकल्प नंबर तीसरा है वो सही रहेगा कि जो व्याकरण अनुवाद विधि होती है उसमें द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, उसके बाद में प्रथम भाषा का व्याकरण पढ़ाते हैं। तो मित्रों ओनली यहाँ तीसरा विकल्प ही सही रहेगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे साथियों। 16वां प्रश्न है, पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं है। ज्ञान के लिए पाठ योजना, रसानुभूति के लिए पाठ योजना, कौशल के लिए पाठ योजना और जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो मित्रों इसका राइट आंसर बताइए, इसका सही आंसर कौन सा है? मित्रों इसका राइट आंसर है रसानुभूति के लिए पाठ योजना के 3 रूपों में सम्मिलित नहीं होती है। ज्ञान के लिए पाठ योजना भी होती है साथियों, फिर कौशल के लिए पाठ योजना भी होती है और जांच कार्य के लिए पाठ योजना भी होती है, लेकिन रसानुभूति के लिए पाठ योजना नहीं होती है। इसलिए प्रश्न नंबर 16 में दूसरा विकल्प सही रहेगा।
ये जो प्रश्न है ये इकाई विधि से संबंधित है। अभी मैंने आपको इकाई विधि पढ़ाई नहीं है, पर्यावरण या सामाजिक में मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। मित्रों प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17वां प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान क्या है? समस्या का चुनाव करना, समय निर्धारण, नीलपत्र बनाना या अंक तालिका निर्माण करना। तो ये तो पढ़ा होगा आपने उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, लेकिन अगर आपने ये भी पढ़ रखा है कि उपलब्धि परीक्षण के सोपान, तो फिर आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे, ये मान के चलना आप। मित्रों उपलब्धि परीक्षण का जो अंतिम सोपान है वो आता है अंक तालिका निर्माण करना। जो लास्ट में अंक तालिका बनाई जाती है वो ही उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान होता है। अंक तालिका सभी जानते हो अंक तालिका को, तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। मित्रों प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्न को समझिए अब थोड़ा। छात्रों की त्रुटियां निकालना, शायद ये तो गलत हो गया। छात्रों की उपलब्धि को मापना, ये भी सही है। यह निर्णय लेना कि क्या छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाए, ये तो गलत है भाई। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। मित्रों यहाँ पे दो विकल्प आपके सामने सही लग रहे हैं, छात्रों की उपलब्धि को मापना और सीखने में होने वाली कमियों का निदान व उपचार करना। लेकिन इन दोनों विकल्पों में से भी यदि आपको एक विकल्प का चयन करना पड़े तो आप प्राथमिकता दोगे सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मित्रों इसलिए इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 19वां और सेकंड लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। निम्न में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है? श्रवण प्रकोष्ठ, परामर्शदाता प्रकोष्ठ, नियंत्रण कक्ष और दूरदर्शन प्रकोष्ठ। मित्रों एक विधि आती है भाषा प्रयोगशाला विधि, उसका प्रश्न है ये कि उसमें जो भाषा प्रयोगशाला बताई है उसमें कौन सा प्रकोष्ठ नहीं होता है, कौन सा कक्ष नहीं होता है। तो मित्रों भाषा प्रयोगशाला में श्रवण प्रकोष्ठ भी होता है, परामर्शदाता प्रकोष्ठ भी होता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है, लेकिन वहाँ दूरदर्शन प्रकोष्ठ नहीं होता है। अतः इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले बात करना चाहूँगा कि यार वीडियो पूरा होने वाला है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करके जाना, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से। आप डिसलाइक करते हो तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अगले वीडियो में और अच्छी चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँ। तो अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। 20वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? समस्या समाधान विधि के संदर्भ में पूछ रहा है, वो भी असत्य कथन, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य। पहला है इसमें बालक क्रियाशील रहते हैं। दूसरा है इसमें बालक स्वाध्याय के लिए प्रेरित रहते हैं। तीसरा इसमें समय की बचत होती है। और चौथा है ये व्यक्तिगत शिक्षण है। ये तो दो बार टाइप हो गया ना, यह व्यक्तिगत शिक्षण है। तो मित्रों अंतिम प्रश्न का आपको सही आंसर बताना है कि समस्या समाधान विधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक ऑप्शन को देखते हुए। किसमें बालक क्रियाशील रहते हैं? बिल्कुल क्रिया करते हैं तो क्रियाशील रहेंगे। इसमें बालक स्वाध्याय के लिए प्रेरित रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। समय की बचत होती है, नहीं गलत है, समय की बचत नहीं होती है। और व्यक्तिगत शिक्षण संभव है, बिल्कुल ये भी सही है। तो मित्रों यहाँ चौथा, दूसरा, पहला विकल्प तो सत्य कथन है और तीसरा विकल्प असत्य कथन है। आपसे क्या पूछा? असत्य कथन। मित्रों यहाँ इसलिए इसका कौन सा आंसर राइट रहेगा? तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। तो मित्रों कैसी लगी वीडियो? कुछ टाइम में आपके टीचिंग मेथड की क्लास भी अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना। टीचिंग मेथड में आपके उपागम का टॉपिक चल रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।